मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी वो गयासुद्दीन बलबन के अभियान कार्य और उसके क्या क्या उसने काम किया था। तो उसके बाद में जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु होती है 1287 ईस्वी में। तो मृत्यु होने के बाद में वो उत्तराधिकारी, क्योंकि जब मृत्यु से पहले वो उत्तराधिकारी घोषित कर देता है जो आपका मोहम्मद का, जो शहजादा मोहम्मद का पुत्र था जिसका नाम था केकू सराफ। ठीक है, केकू सराफ, क्योंकि जिसके दो पुत्र थे और वो ही केकू सराफ है, केकू सराफ और केकू बाद, जो ईरान, क्योंकि ईरान की त्योहारों को मानता था, ईरान की प्रथा को मानता था और ईरानी जो फारस है उससे ज़्यादा ये प्रभावित था गयासुद्दीन बलबन। तो इसने भी जो वहाँ का ईरान के सम्राट था उस सम्राट के ऊपर अपने दोनों पुत्रों का नाम, जिसका नाम था केकू सराफ और केकू बाब, उनका नाम उन सम्राट के ऊपर धरा। उसके बाद में ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गयासुद्दीन बलबन जीवित था तो उससे पहले अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? वो किया था इसने केकू सराफ, जो आपका इसका एक पुत्र था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। वो ही शहजादा मोहम्मद है जो आपका लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, क्योंकि जो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की जिम्मेदारी इसी शहजादा मोहम्मद सौंपी थी। और दूसरा इसका पुत्र था बुगरा खां, उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? सुनम सुमाना उक्ष, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? बुगरा खां। ये भी गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था। एक को पुत्र को शहजादा मोहम्मद को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की जिम्मेदारी सौंपी शासन करने के लिए, और दूसरे पुत्र को बुगरा खां को सुनम सुमाना और उसकी जिम्मेदारी सौंपी। उससे पहले जो बुगरा खां था वो बंगाल का जिम्मेदारी सौंपी थी गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद में ये क्वेश्चन पूछ जाता है, कोई ज्यादातर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका पीजीटी और यूपीएससी या बीपीएससी या कोई से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गयासुद्दीन बलबन जीवित था तो मृत्यु से पहले उसने किसको उत्तराधिकारी बनाया था? वो बनाया था आपका केकू सराफ। ठीक है, केकू सराफ ये गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था शहजादा मोहम्मद, ये उसका पुत्र था। और बुगरा खां का कौन सा पुत्र था? बुगरा खां का जो पुत्र था वो केकू बाद, ठीक है, केकू बाद था। तो इस बार देखें, क्योंकि मरने के बाद में उत्तराधिकारी तो बनाया था केकू सराफ को गयासुद्दीन बलबन ने जीवित समय में, पर जब जीवित समय में जब उसकी गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो अमीर लोग हैं, ठीक है, और एक इसका जो मित्र था गयासुद्दीन बलबन का जो मित्र था और कोतवाल था, क्या नाम था उसका? फखरुद्दीन ने अन्य बलबनी, ठीक है, फखरुद्दीन ने अन्य बलबनी सहयोग से एक षड्यंत्रकारी योजना बनाई उसके बाद में, जिससे कि दिल्ली के सिंहासन पर किसको बैठा दिया? केकूबाद को, जिसका केकूबाद को बैठा दिया। परंतु उससे पहले जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो केकू सराफ को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत एग्जामों में, ये नहीं है कि एग्जाम में किसी में भी है, या यूपीएससी है, टीजीटी है, पीजीटी है, जीडी है, या यूपी SSS है, या बीपीएससी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवित से पहले गयासुद्दीन बलबन ने किसको उत्तराधिकारी बनाया था? तो किसको? केकू सराफ को। और मृत्यु के बाद में कौन उत्तराधिकारी बना था गुलाम वंश का? तो कौन बना था? केकूबाद, जिसका शासन काल है केकूबाद का 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी में। ठीक है, और ये बलबन का पुत्र, मतलब बलबन का पुत्र था। और केकूबाद किसका लड़का था? बुगरा खां का लड़का था, जो गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था। गयासुद्दीन बलबन के दो पुत्र थे, एक पुत्र तो काफी थे, और जो जिनका उल्लेख आता है, एक पुत्र का नाम था शहजादा मोहम्मद और दूसरे पुत्र का नाम था बुगरा खां। और वो बुगरा खां वही है जो अभियान के लिए गया था, जो अभियान जाने के बाद में
उसने एक विद्रोह होता बंगाल में, विद्रोह होने के बाद में तुगलक खान ने विद्रोह किया था। उसी विद्रोह की में ही अपने पिता के साथ कौन था, बुगरा खां था, जो युद्ध में गया था। और उस युद्ध में हारने के बाद में उसकी हत्या करवा दी थी, अली ने हत्या कर दी थी। जो वजीर थे, जो सरदार थे किसके, गयासुद्दीन बलबन के, तो वही ये बुगरा खां है। उसकी जिम्मेदारी बंगाल को सौंप दिया था, गयासुद्दीन बलबन ने बुगरा खां को सौंप दिया था। उसके बाद में अलग अलग इसका दूसरा लड़का था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद को मुल्तान, लाहौर और दीपालवर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। और आपका जो इसका दूसरा पुत्र था बुगरा खां, उसको पहले बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके बाद में ये जिम्मेदारी उसने सुनम, सुनामान और उक्ष सुनम, सुमाना और उसकी जिम्मेदारी क्यों सौंपी थी, बुगरा खां को। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है। अब देखें आप, बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र था कौन, शहजादा मोहम्मद का पुत्र खेकू सराफ। ये वही खेकू सराफ है जो ईरानी सम्राट के ऊपर नाम धरा था। दो नाम थे इसके, पुत्र थे केकू सराफ और केकूबाद। ये दोनों नाम किसके सम्राट के द्वारा धरे गए थे, इसके ऊपर धरे गए थे, ईरान सम्राट था को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे प्रांतीय शासक मुल्तान बना दिया था। ठीक है, अब क्या है, वही तुर्क सरदार हैं, क्योंकि जैसे ही चाहते थे ऐसे ही दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता था। तो इन्होंने, क्योंकि केकू सराफ काफी बुद्धिमान था, केकूबाद भी था, पर जो सरदार चाहते थे वही होता था। उससे पहले, जीवित से पहले केकू सराफ को ही उत्तराधिकारी बनाया था गयासुद्दीन बलबन ने। लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में, तो ये तुरंत ही क्या करते हैं कि जिसका तुरंत ही इसको केकू सराफ को नहीं बनाकर केकूबाद को बना देता है। और जो गयासुद्दीन बलबन का कोतवाल था फखरुद्दीन, ये षड्यंत्र करता है जिससे कि राजगद्दी पर किसको बैठा देता है, केकूबाद को। ठीक है, और केकूबाद को राजगद्दी पर बैठा जाता है दिल्ली की पे। और इसका जो खेकू सराफ है, ये सरदार क्या करते हैं, तो सरदार इसको प्रांतीय शासक, ठीक है, किसको, प्रांतीय शासक मुल्तान का बना दिया जाता है। उसके बाद में बलबन का मित्र कोतवाल, जो मैं बताया था कोतवाल, फखरुद्दीन ने अन्य बलबनी अमीरों के साथ मिलकर बुगरा खां का पुत्र, बताया था केकूबाद किसका पुत्र है, बुगरा खां का, और खेकू सराफ किसका पुत्र है, शहजादा मोहम्मद का। और दोनों ही पुत्र किसके थे, गयासुद्दीन बलबन के। और पुत्र कौन से थे, पोते थे, केकूबाद ही पोता था और खेकू सराफ भी पोता था। केकूबाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है, क्योंकि कोतवाल गयासुद्दीन बलबन का एक कोतवाल और ये मित्र भी होता है फखरुद्दीन। तो ये षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र करने के बाद में वहाँ के जो बलबनी अमीर लोग हैं उनसे मिलने के बाद में केकूबाद को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा देता है। और जो केकूबाद था, ये केकूबाद था जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाता था। ये हर समय दारू के नशा में और अय्याशी की नशा में, क्योंकि इससे गद्दी पे, तो इसलिए इन्होंने तुर्क सरदार ने क्यों बैठाया, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग तुर्क सरदार थे, इन्हीं की ज्यादा चलती थी, इनकी महत्वाकांक्षा थी। क्योंकि ये जो खेकू सराफ था ये बुद्धिमान के साथ साथ इसमें कोई ऐसा ऐब नहीं था। और केकूबाद में ये केकूबाद का जो बचपन बीता था ये बलबन के अधीन बीता था। ठीक है, केकूबाद का जो बचपन बीता था ये बलबन के अधीन बीता था, बलबन के साथ ही ज्यादा इसकी पालन पोषण हुआ था। और ये इतनी शराब पीता था, शराब पीने के बाद में अय्याशी भी करता था। और अय्याशी करने के बाद में ये तुर्क लोग इसी को इसलिए चाहते थे क्योंकि ये शराब के नशे में और अय्याशी के नशे में शासन पे बैठ जाए, और उसके बाद में जिसे केंद्र शासन है, जो केंद्र सत्ता है, वो हम इसके द्वारा माध्यम से हम करें। यही तुर्क सरदार था, इसलिए ही तुर्क सरदार ने इसको बनाया था। तो इसका जो ज्यादातर समय किस में बीतता है, दारू शराब में और अय्याशी करने में बीतता है। इसी कारण इसने दिल्ली के बाहर एक किला बनवाया था, किलोखरी महल। ठीक है, किलोखरी महल का निर्माण कर रहा था। और किलोखरी महल वही महल है जो दिल्ली के बाहर है, और वो किलोखरी महल में ही ज्यादातर अपना समय बिताता था। और किलोखरी में ही अपना भोग विलास और दारू, इसमें ज्यादातर उसे किलोखरी किले महल में ही ये अपना समय भी बिताता था, जिससे कि इसने दिल्ली के बाहर एक किलोखरी महल बनवाया था। ठीक है, बलबन का मित्र कोतवाल फखरुद्दीन ने अन्य बलबनी अमीरों के साथ मिलकर बुगरा खां का पुत्र केकूबाद दिल्ली की राजगद्दी पर
बैठा दिया था। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली के बाहर किलो खरी महल का निर्माण करवाया था, वह केकुबाद का विलासिता का केंद्र था। ठीक है, क्योंकि किलो खरी जो महल बनवाया था इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि इसकी आयासी और इसके दारू और जो इनकी विलासिताएं जो भोग संभोग हैं, तो ये इसी के, और ये इसका मेन केंद्र था। कौन जो बनाया था किलो खरी महल जो निर्माण जो करवाया था केकुबाद ने, ये इसलिए ही करवाया था, इसका जो विलासिता और दारू पीना अयासी करना, ये इसका मेन केंद्र था। कौन सा महल था? किलो खरी महल। उसके बाद में ऐसी स्थिति में मलिक निजामुद्दीन, एक मलिक था, जब स्थिति खराब होने लगी और सरदार भी काफी परेशान हो गए और ज्यादातर अपना समय ये विलासिता, नशा में और अयासी में बिताने लगा, तो ऐसी स्थिति को देखने के बाद में एक सरदार था मलिक निजामुद्दीन ने शासन की सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। क्योंकि शासन की सत्ता इसलिए केंद्रित कर ली अपने हाथ में क्योंकि उस टाइम पे ये नाम का पुतला था जो दिल्ली की राजधानी बैठा था, उसके बाद में तुर्क सरदार के अंडर में था, तुर्क सरदार ही होता। तो उसी में ही एक ऐसी स्थिति उसमें था, एक मलिक निजामुद्दीन ने शासन की सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और ये शासन चलाने लगा। कौन? मलिक निजामुद्दीन। उसके बाद में जब मलिक निजामुद्दीन पूरा सत्ता को अपने हाथ में केंद्र कर लेता है, तो अब ये मलिक निजामुद्दीन कौन था? ये मलिक निजामुद्दीन जो गयासुद्दीन बलबन का जो कोतवाल जो मित्र था, ये उसका दामाद था। किसका? ये फखरुद्दीन का दामाद था। कौन? मलिक निजामुद्दीन। क्योंकि इतनी स्थिति खराब हुई थी केकुबाद की कि किलो खरी महल में ये आयासी करता था, उसके बाद में नशा के हर समय नशा में समय को पूरा दिन के दिन पूरी रात भर निकाल देता, शासन गद्दी पर कई दिन तक नहीं बैठता था। तो इसी विलासिता के कारण ही इसका जो मेन केंद्र था ये कौन बन गया था? किलो खरी का महल निर्माण करवाया था केकुबाद ने ये इसको केंद्र बना लिया था। और केंद्र बनाने के बाद में ऐसी स्थिति आने के बाद में फिर इसका जो प्रयोग किया वो किसने किया? मलिक निजामुद्दीन ने। और मलिक निजामुद्दीन कौन था? जो कोतवाल था फखरुद्दीन, ये फखरुद्दीन का दामाद था। और ये फखरुद्दीन कौन था? जो कोतवाल था ये गयासुद्दीन बलबन का काफी करीबी मित्र था दिल्ली का। तो उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि तुर्क सरदारों की वो पीछे से जो रजिया के बाद में उससे पहले से तुर्क सरदार थे, उनकी चलती आती थी, जिसको वो सोचते थे उसको ही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाते थे। और उन्होंने हमेशा दिल्ली की राजगद्दी पर जो बैठाया था वो ऐसा अयोग्य बैठाते थे या फिर कोई किसी में कमी हो उसको बैठा देते, और जो होशियार था उसको नहीं बैठाने देते थे और उसको दूसरा पद देते। जैसे कि केकुबाद को बैठा दिया था क्योंकि हर समय दारू पीता था और विलासिता के कारण, ये ऐसे कारण हर समय ये अपना जीवन व्यतीत करता था, समय उस पर ही लड़कियों पर खर्च करता था, और इसलिए। और जबकि मरने से पहले गयासुद्दीन बलबन ने किसको उत्तराधिकारी बना दिया था? खेकूसराफ को बनाया था। खेकूसराफ बहुत था, तो इन्होंने तुर्क सरदार ने एक रणनीति चालू करी, षड्यंत्र करा कि खेकूसराफ को तो मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया, ठीक है, और दिल्ली के राजगद्दी पर किसको बैठा दिया? केकुबाद को। तो यहाँ से क्या होता है कि मलिक निजामुद्दीन दिल्ली के दार्जिलिंग नगर अधिकारी, ठीक है, ये निजामुद्दीन दिल्ली का क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केंद्रित जो केकुबाद के बाद में, मतलब केकुबाद के शासन में ही किसने अपना सारी शक्ति सत्ता अपने हाथ में कर ली थी? किसने कर ली थी? मलिक निजामुद्दीन। और मलिक निजामुद्दीन कौन था? ये कोतवाल दिल्ली का फखरुद्दीन का दामाद था। और फखरुद्दीन कौन था? ये मित्र था गयासुद्दीन बलबन का। तो इसको पद मिली थी, पद मिला था दादबेग नगर अधिकारी, ठीक है, एक दादबेग नगर अधिकारी तथा कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद था। उसके बाद में जब सुल्तान केकुबाद की विलासितापूर्ण जीवन शैली से चलते मलिक निजामुद्दीन ने, तो मलिक निजामुद्दीन सत्ता को केंद्र सत्ता को संभाल लेता है, सत्ता का उपयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है। जब सत्ता इसके हाथ में आ जाती है मलिक निजामुद्दीन की, तो इसने अपनी सत्ता का ये उपयोग करना चालू कर देता है। और उपयोग चालू करने के बाद में फिर ये क्या करता है, जो खेकूसराफ है उसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। खेकूसराफ की हत्या करवाने के बाद में जब ये बंगाल का गवर्नर था
जो केकुबाद का पिता था, कौन, बुगरा खां, और गयासुद्दीन बलबन का पुत्र था। जब इसको पता पड़ती है कि खेकू सरब की हत्या करवा दी है किसने, मलिक निजामुद्दीन ने, और यदि मलिक निजामुद्दीन ने खेकू सरब की हत्या करवा दी है मेरे दूसरे भाई के, भाई किसका था वो लड़का, शहजादा मोहम्मद का, जब उसकी हत्या करवा दी है तो मेरी लड़की की हत्या करवाएगा। तो फिर बुगरा खां बंगाल गवर्नर था, जो उस टाइम पे बंगाल का जिम्मेदारी किसने दी थी, गयासुद्दीन बलबन ने दी थी बुगरा खां को। और मुल्तान की आपको पता है, और मुल्तान की, लाहौर की, अधिपालों की जिम्मेदारी किसको दी थी, गयासुद्दीन बलबन ने ये दी थी शहजादा मोहम्मद को। जब इसको बुगरा खां को पता पड़ जाती है कि खेकू सरब की हत्या करवा दी है मलिक निजामुद्दीन ने, तो ये सोचता है कि उसकी हत्या करवा दी है मेरे दूसरे भाई की, तो मेरी लड़की की भी हत्या करवाने का ये पूरा षड्यंत्र करेगा। और इसने षड्यंत्र दरबार में और भारत षड्यंत्र इसने चालू भी कर दिया था केकू बातों खत्म करने के लिए। तो ये बुगरा खां बंगाल से दिल्ली आता है, ठीक है, बुगरा खां कहाँ से, बंगाल से दिल्ली आता है, और बंगाल से दिल्ली आने के बाद में केकुबाद को समझाता है, अपने पुत्र को समझाता है, और समझाने के बाद में इससे पीछा मलिक निजामुद्दीन से पीछा छुटाने के लिए वो रणनीति बताता है, और रणनीति बताने के बाद में फिर सुल्तान मलिक निजामुद्दीन को आदेश देता है, कहाँ पर, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान जाने के आदेश देता है, और मलिक निजामुद्दीन इस आदेश को मना कर देता है केकुबाद को जो शासक रहते हैं दिल्ली पे, केकुबाद को इस बात पर ये समर्थन नहीं देता, और ये मना कर देता है कि मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा, जिससे कि केकुबाद इसकी हत्या करवा देता है, किसकी हत्या करवा देता है, आपके मलिक निजामुद्दीन की। और हत्या करवाने के बाद में फिर ये जिम्मेदारी देता है किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। और जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ गवर्नर बनता है, सर्वप्रथम वो बनता है बरन, ठीक है। और आप लोगों को पता है या पता नहीं भी होगा, मैं बता रहा हूँ कि जो बरन है, ये बरन वर्तमान का ये बुलंदशहर जिला है, ठीक है। जो बरन है, इससे बुलंदशहर जिले से पहले इसका क्या नाम था, बरन। और बरन का सर्वप्रथम जो गवर्नर जो नियुक्त किया करता है वो केकुबाद करता है, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरन, या ये क्वेश्चन, ये वरन जो बुलंदशहर है वर्तमान में का गवर्नर किसको नियुक्त किया था, और तो जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था। और ये किसने करा था, ये केकुबाद ने करा था, जो गुलाम वंश में केकुबाद ने करा था। और केकुबाद ने करा था कौन, जलालुद्दीन खिलजी, वरन मतलब बुलंदशहर का गवर्नर नियुक्त किया था। और गवर्नर नियुक्त करने के बाद में अब देखें इसको, मलिक निजामुद्दीन दिल्ली की दादबेग नगर अधिकारी तथा कोतवाल का फखरुद्दीन का दामाद था। उसके बाद में जब सुल्तान केकुबाद की विलासतापूर्ण जीवन शैली के चलते मलिक निजामुद्दीन ने सत्ता का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसने केकू सरब की हत्या करवा दी, ठीक है। इस बात की खबर बंगाल के गवर्नर बुगरा खां को पता चला, तब बुगरा खां दिल्ली पहुंचकर अपने पुत्र से मिला तथा उसको समझाया और मलिक निजामुद्दीन से पीछा छुड़ाने की सलाह दी, ठीक है, पीछा छुड़ाने की सलाह दी। और सलाह देने के बाद में फिर केकुबाद सुल्तान ने, जो दिल्ली का राजगद्दी बैठा था, उसने क्या आदेश दिया कि सुल्तान ने मलिक निजामुद्दीन को मुल्तान जाने के आदेश दिए। आदेश न मानने से उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि जब आदेश दिया केकुबाद ने तो इस मलिक निजामुद्दीन को, तो इसने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं मुल्तान नहीं जाऊंगा। और नहीं जाने के बाद में, क्योंकि किसी राजा का यदि किसी बात का उल्लंघन करना है, इसकी बात को नहीं मानना, तो लास्ट में क्या होता है, उसकी हत्या, ठीक है। और क्या होता है लास्ट में, उसकी हत्या। जब ये बात नहीं मानने से, जब बात इसकी नहीं मानी, तो किसने, केकुबाद ने इसकी हत्या करवा दी। उसके बाद में जब केकुबाद की हत्या करवाने के बाद में, केकुबाद की हत्या करने के बाद में तो दूसरा नियुक्त किया जाएगा ओहदा पे। तो फिर सुल्तान ने जलालुद्दीन खिलजी को वरन, जो वर्तमान में बुलंदशहर का पहले क्या नाम था, वरन, का गवर्नर नियुक्त किसको किया, जलालुद्दीन खिलजी को। एक क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ का गवर्नर बनाया था, तो कहाँ का, वरन बुलंदशहर का गवर्नर, ठीक है। और किस काल में, केकुबाद काल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बनाया था, केकुबाद। उसके बाद में
केकुबाद में जलालुद्दीन खिलजी को वरन बुलंदशहर का गवर्नर नियुक्त किया गया और इसको पद से नवाजा गया। कैसे? केकुबाद में जलालुद्दीन खिलजी को वरन मतलब बुलंदशहर का गवर्नर नियुक्त किया गया और इसको किसको? जलालुद्दीन खिलजी को एक पद से नवाजा गया, आरिज़ ममालिक। आरिज़ ममालिक क्या होता था? आरिज़ ममालिक होता था, ये मुख्य अधिकारी होता था, सैन्य मंत्री। ठीक है, उस पद पर नियुक्त किया था किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। किसने? केकुबाद ने। उसके बाद में इस नियुक्त को दरबार में तुर्क सरदार ने पसंद किया, क्योंकि जब आरिज़ ममालिक सैन्य मंत्री नियुक्त किया गया, उससे पहले वरन बुलंदशहर का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो इस बात पर जो तुर्क सरदार थे, ये तुर्क सरदार गवर्नर पद से ओहदा से ये काफी संतुष्ट नहीं थे और इसने इस पद का जलालुद्दीन खिलजी का विरोध किया और सुल्तान का भी विरोध किया। ठीक है, तो विरोध नहीं करने के बाद में इस नियुक्त को दरबार के तुर्क सरदार ने पसंद नहीं किया, क्योंकि जो खिलजियों को गैर तुर्क मानते थे। जैसे पहले भी गैर तुर्क मानते थे, किसी को पद मिलता था, जैसे याकूत को जो रजिया का सभी कहीं होता था, जिसे अमीर याकूत पद मिला था, तो इसी प्रकार वो उसको भी क्या मानते थे? गैर तुर्क मानते थे। जिसको ये गैर तुर्क मानते थे उससे पहले सबसे पहले विरुद्ध करते थे और ज्यादातर जो तुर्क सरदार थे अमीरों की चलती थी। तो जब ये पद मिला इसको आरिज़ ममालिक, ये एक सैन्य मंत्री होता था, सैन्य अधिकारी होता था, मैन प्रधान अधिकारी। तो इसे अधिकारी करने के बाद में और वरन का एक गवर्नर बन गया जो बुलंदशहर वर्तमान में है। ठीक है, उस टाइम पे वरन बुलंदशहर से पहले क्या नाम था? वरन था। ठीक है, वरन था। तो इसको गवर्नर नियुक्त किया गया किसने? केकुबाद ने। और इस पद पर ये जो तुर्क सरदार थे ये खुश नहीं हुए और इसके पद को नियुक्त जो पद मिला था, ओहदा मिला था, सुल्तान के लिए बोला कि इसको पद को ये मत दो, हम संतुष्ट नहीं है और ये पद इसको नहीं देना चाहिए आपका। तो इन्होंने क्या करा? क्योंकि पद को क्यों ये संतुष्ट थे? क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको ये जो तुर्क सरदार थे गैर तुर्क मानते थे। तो फिर गैर तुर्क मानते थे तो तुर्क सरदारों ने एक षड्यंत्र चालू किया। ठीक है, तुर्क सरदार ने एक षड्यंत्र चालू करा और षड्यंत्र चालू करने के बाद में क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी और उसके जो गैर तुर्क थे उनकी हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र रचना चालू करा। और जो षड्यंत्र रचना चालू किया था, जो तुर्क सरदार था, ये षड्यंत्रकारी कौन थे जो नेतृत्व कर रहे थे? एक थे आपके अमीर हाजिब। ठीक है, जो षड्यंत्रकारी थे, जो नेता था उसका मलिक एतमार पंचन। जो पद था उस टाइम पे किस पद पर था? अमीर हाजिब। और दूसरा था एतमार सुरका, इसका पद था वकील दर। ठीक है, जब वकील दर, तो ये तभी सुल्तान को उसी समय पे क्या हुआ? सुल्तान को लकवा मार गया, किसको? केकुबाद को। और लकवा मारने के बाद में इसका एक पुत्र था जिसका नाम था क्यूमर्स। ठीक है, क्यूमर्स का पुत्र था क्यूमर्स, और क्यूमर्स की राजगद्दी पर बैठा दिया, जिससे कि उसका नाम शमसुद्दीन क्यूमर्स रखा गया। और इसकी संरक्षण में किसको घोषित किया गया? जलालुद्दीन खिलजी को संरक्षण में उसका संरक्षण बना दिया गया, जिससे कि आगे चलकर जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करवा दी। और हत्या करने के बाद में और इस जलालुद्दीन खिलजी का एक सरदार था जिसका नाम था, इस जलालुद्दीन खिलजी का सरदार का नाम था, जो सरदार था उसका नाम था तरकेश। ठीक है, एक तरकेश नाम का एक खिलजी सरदार था। उसने किस नदी पे डाल दिया केकुबाद को? वो डाल दिया था आपका यमुना नदी में फेंक दिया। और 3 महीने तक क्यूमर्स का संरक्षण रहने के बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापित हो गया। ठीक है, क्या खिलजी वंश? अब देखो, केकुबाद में जलालुद्दीन खिलजी को वरन बुलंदशहर का गवर्नर नियुक्त किया तथा आरिज़ ममालिक सैन्य मंत्री नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति को दरबार के तुर्क सरदारों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि खिलजियों को गैर तुर्क मानते थे। उसके बाद में अतः तुर्क सरदारों ने जलालुद्दीन खिलजी तथा गैर तुर्क सरदारों की हत्या का षड्यंत्र तैयार किया। उसके बाद में षड्यंत्रकारी तुर्की दल के नेता कौन था? मलिक एतमार पंचन, जो किस पद पे था? अमीर हाजी पद पर, तथा एतमार सुरका, ये किस पद पे था? वकील दर पद पे था। उसके बाद में उन्हीं दौरान केकुबाद को उसी दौरान ही किसका? लकवाग्रस्त। ठीक है, उसको लकवाग्रस्त रोग हो गया, लकवाग्रस्त हो गया, जिससे कि वो लकवाग्रस्त के होने के बाद में वो काफी दिनों तक
रोगग्रस्त हो गया, क्योंकि जो लकवा था उसको लकवा मार गया, जिससे कि वो चलना बैठना उठना बंद हो गया था। और दरबार में ही वो एक शाही पलंग था, उस पर हर समय वो जो भी उसकी पर्सनैलिटी थी उसको जो तुर्क सरदार थे वो देते रहते थे, क्योंकि उसमें नहीं उठा जाता था, नहीं बैठा जाता था। लकवा ग्रस्त होने के बाद में काफी दिनों तक वो बीमार होता रहा। और उसका पुत्र था, तुर्क सरदारों ने, जिस पुत्र का नाम था, 3 वर्ष का पुत्र था क्यूमर्स, ठीक है। क्यूमर्स 3 वर्ष का पुत्र था, किसका? केकुबाद का। और जब क्यूमर्स 3 वर्ष का पुत्र था तो वो राजगद्दी पर किस नाम से बैठा? शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से राजगद्दी पर बैठा। और राजगद्दी पर बैठने के बाद में उसका जो संरक्षक, ठीक है, कौन? उसका जो संरक्षक किसको बना दिया? जलालुद्दीन खिलजी को बना दिया। और जलालुद्दीन खिलजी के बनाने के बाद में ये केकुबाद जो क्या करा, एक जलालुद्दीन खिलजी का एक सरदार था तुर्गेश, उसने यमुना में किसको फेंक दिया? केकुबाद को। और 1290 ईस्वी में हत्या करवा दी, किसकी? शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करवा दी, किसने? जलालुद्दीन ने। और हत्या करने के बाद में जलालुद्दीन ने एक वंश की स्थापना करी, किस वंश की? खिलजी वंश की। और वो स्वयं सुल्तान उसने घोषित कर लिया, जिससे कि एक वंश आगे चलकर आता है गुलाम वंश के बाद में, खिलजी वंश। एक खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसने करी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसकी जो मृत्यु, ये गद्दी पर किस नाम से बैठा था? ये शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है, इस नाम से राजगद्दी पर बैठा। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में किसकी? शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करवा दी। और हत्या करने के बाद में जो केकुबाद था, जो लकवा ग्रस्त था, इसका एक जलालुद्दीन खिलजी का एक सरदार था जिसका नाम है दरगेश। जलालुद्दीन का एक सरदार था, जिस सरदार का क्या नाम था? क्यूमर्स। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का, जो आपको केकुबाद का पुत्र था। उसके बाद में ये किस नाम से सुल्तान बना था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स के नाम से सुल्तान बना। सुल्तान बना मतलब राजगद्दी पर बैठा दिल्ली की में, ठीक है। किसने बैठाया था? तुर्क सरदार से। और दिल्ली पर किस नाम से? शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से राजगद्दी पर बैठा दिया। और ये मात्र 3 वर्ष का था, ठीक है, ये मात्र 3 वर्ष का था। उसके बावजूद भी शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन में बैठा दिया। और इसका संरक्षक, जो इसका संरक्षक, सहयोग संरक्षक किसको बना दिया? जलालुद्दीन खिलजी को। किसको बना दिया? जलालुद्दीन खिलजी को संरक्षक बना दिया। और संरक्षक बनाने के बाद में क्या होता है कि इसका एक जलालुद्दीन का एक सरदार था, तुर्क सरदार, जिसका नाम था दरकेश, ठीक है, दरकेश, ठीक है। दरकेश ने क्या कहा? दरकेश ने क्या करा कि केकुबाद को जो लकवाग्रस्त था उसको किस नदी में डाल दिया? यमुना नदी।
किसने डाला था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक तो पूछा जाता है कि क्यूमर्स कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। किसका पुत्र था? केकुबाद का पुत्र था। उसके बाद में क्यूमर्स शमसुद्दीन नाम से सुल्तान शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद में उसका संरक्षक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का एक सरदार था, उसका क्या नाम था जिसने यमुना नदी में केकुबाद को फेंका था? तो क्या सरदार था? एक सरदार था तरकेश। ठीक है, एक खिलजी, ठीक है, खिलजी सरदार था। ठीक है, खिलजी सरदार, तुर्क सरदार नहीं, तुर्क था वे वैसे ही, पर ये खिलजी सरदार था। खिलजी सरदार क्या नाम था? तरगेश। और तरगेश ने ही केकुबाद को, जो लकवाग्रस्त था, क्योंकि लकवाग्रस्त होने के बाद में केकुबाद की स्थिति खराब हो जाती है, ये इतना परेशान होता है कि जो दरबार था दिल्ली में ही, तो एक वहाँ का शाही पलंग या शाही एक स्ट्रक्चर था, उस पर ये बीमारी का उस पर ये पड़ जाता है, जिससे कि उठना बैठना खाना पीना ये दासियां और सरदार के अंडर में हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब इतनी स्थिति हो जाती है, उसके बाद में ही ये राजगद्दी पर किसको बैठाते हैं? इसके पुत्र को, जो मात्र 3 वर्ष का होता है। मात्र कितने वर्ष का होता है? ये 3 वर्ष का। ठीक है, मात्र 3 वर्ष का शमसुद्दीन क्यूमर्स राजगद्दी पर बैठ जाता है इसके नाम से। और राजगद्दी बैठने के बाद में क्या होता है कि इसका संरक्षण, जो संरक्षण बन जाता है, मतलब इसकी देखभाल करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी को, मतलब संरक्षक बना देते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। और जलालुद्दीन खिलजी को संरक्षक बनाने के बाद में एक जलालुद्दीन का एक सरदार, खिलजी सरदार होता है दरकेश। दरकेश क्या करता है कि केकुबाद को यमुना के नदी में फेंक देता है। और केकुबाद किस रोग से ग्रस्त होता है? ये कहता है लकवाग्रस्त से। ठीक है, फेंकने के बाद में 1290 ईस्वी में, ठीक है, हत्या करवा देता है किसकी? शमसुद्दीन क्यूमर्स की। ठीक है, अब कौन करवा देता है? कौन करवा देता है? जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। और हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन हत्या करता है? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी हत्या करने के बाद में शमसुद्दीन क्यूमर्स की, और ये स्वयं सुल्तान घोषित हो, स्वयं सुल्तान मान लेता है। और स्वयं सुल्तान मानने के बाद में, स्वयं सुल्तान मानने के बाद में ये एक वंश की स्थापना करता है। कौन सी? एक वंश की नींव डालता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना। या संगठन। ठीक है, ये खिलजी वंश की एक नींव डालता है। यहाँ से खिलजी वंश चालू होता है। उसके बाद में गुलाम वंश के बाद में किस वंश आता है? क्योंकि जो दिल्ली के सल्तनत कालीन था उसमें 5 वंश होते हैं। पहला वंश रहता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के खत्म होने के बाद में 1287 से 1290 तक क्यूमर्स रहता है। और 1290 से 1290 में कौन बनता है? 1290 में बनता है। 1290 में कौन बनता है? 1290 में ईस्वी में कौन बनता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स राजगद्दी पर बैठता है। और 1290 में भी जलालुद्दीन खिलजी उसकी हत्या करवा देता है, या उसकी हत्या क्या खुद स्वयं इसकी हत्या करता है। किसकी? शमसुद्दीन क्यूमर्स की। स्वयं शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करता है जलालुद्दीन। उसके बाद में क्या होता है कि हत्या करवाने में करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। कौन? जलालुद्दीन। स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है जलालुद्दीन। और स्वयं को सुल्तान घोषित करने के बाद में खिलजी वंश की सत्ता स्थापित होती है। वहां एक वंश होता है गुलाम वंश के बाद में। अब कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आएगा? खिलजी वंश। ठीक है, जो 1290 से है। ठीक है, 1290 से 1296 में, 1290 से 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक किसका शासन? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का वंश कौन चालू होता है? खिलजी वंश। ठीक है, वंश कौन चालू होता है? खिलजी वंश। और इसका वंश का खिलजी वंश के संस्थापक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। यदि शमसुद्दीन क्यूमर्स नहीं होता है तो ऑप्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? केकुबाद। यदि आपका केकुबाद भी होता है और उसके बाद में शमसुद्दीन क्यूमर्स भी होता है तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? जैसे केकुबाद आता है ऑप्शन में और आपका क्यूमर्स, ठीक है, आपका कौन सा? क्यूमर्स। ठीक है, अब अंतिम पूछता है, अंतिम शासक गुलाम वंश का। ठीक है, अब अंतिम पूछता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, क्योंकि जो केकुबाद है ये 1287 से 90 तक शासन रहता है इसका, और इसका 1290 में इसको शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से राजगद्दी पर बैठाते हैं, सुल्तान बनाते हैं। परंतु ये 3 वर्ष का रहता है। ठीक है, तो अंतिम कौन सा होगा? शमसुद्दीन क्यूमर्स होगा। यदि क्यूमर्स ऑप्शन में नहीं है और आपको केकुबाद है तो आपको केकुबाद करना पड़ेगा। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अंतिम गुलाम वंश का अंतिम शासक, और या अंतिम शासक केकुबाद या क्यूमर्स है तो आपका क्यूमर्स होगा, और यदि क्यूमर्स नहीं है, केकुबाद है तो आपका केकुबाद होता है। क्योंकि जो केकुबाद था 1287 से 1290 में शासन रहता है इसका, और 1290 से शासन रहता है आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स का, जिसकी हत्या कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी हत्या कर देता है और स्वयं को सुल्तान घोषित करने के बाद में एक खिलजी वंश की नींव डालता है, जहां से गुलाम वंश के बाद में किस वंश की स्थापना होती है? खिलजी वंश की। या ये पूछता है कि गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, तो कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। या पूछता है क्वेश्चन कि 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन क्यूमर्स की कौन हत्या करता है? कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम आक्रमण या अंतिम शासक या गुलाम वंश का के बाद में कौन सा वंश स्थापित हुआ था, तो किसने करा था, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो आपके लिए मैंने बता दिया। केपीएस अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के लिए दोस्तों पे शेयर करें, जिससे कि वीडियो और ज़्यादा और लोगों के लिए फैले, जिससे कि सभी लोगों को फायदा मिले इसका। ठीक है, धन्यवाद।